दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स क्लास 9 का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा हो कि इस चैप्टर में क्या है, हमें क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में धीरे धीरे करके क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है सरकार की, यानी कि गवर्नमेंट की। दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली दो टाइप्स की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा बनाया गया हो और इसके जो लीडर्स हैं वो जनता द्वारा ही चुने गए हों, ऐसी टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दोस्तों जिस देश में ऐसी गवर्नमेंट होती है उस कंट्री को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री को सिंपल डेफिनेशन से देखें तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सिंपल देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या है, ये जगह जहाँ पे कोई भी रूलर जो चुना जा रहा हो या इलेक्ट किया जा रहा हो वो जनता के द्वारा ही किया जा रहा हो। दोस्तों बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की। ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन्स के द्वारा नहीं बनाई जाती हो, वहाँ की जनता यानी कि सिटीजन्स को राइट नहीं होते हैं अपने लीडर्स को चुनने के। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दोस्तों भारत के पास एक कंट्री है म्यांमार। दोस्तों इस देश में होता ये है कि यहाँ की जो आर्मी है वो रूल करती है और जो आर्मी का लीडर था उसी को वहाँ का लीडर भी बना दिया गया। दोस्तों ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सिटीजन्स ने इनको वोट दिया होगा, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये कोई डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली एक और कंट्री है जिसका नाम है चिली। यहाँ पे भी एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बिनोजी। दोस्तों इसको भी यहाँ पे इलेक्ट नहीं किया गया था। तो ये एक और एग्जाम्पल हुआ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट का। दोस्तों पहले तो हमने ये बहुत बारी सुना होगा कि पहले ज़माने में राजा और महाराजा हुआ करते थे। अगर वो मर जाते थे यानी कि उनकी डेथ हो जाती थी, के लड़के को यानी कि वहाँ का प्रिंस यानी कि वहाँ का किंग बना दिया जाता था। तो दोस्तों ऐसा सिस्टम जहाँ पे राजशाही चली जाती हो यानी राजकुमार का लड़का राजकुमार ही बनता हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मोनार्की। दोस्तों ये सिस्टम सऊदी अरेबिया के अंदर भी अपनाया जाता है। अब होता यह है कि यहाँ पे भी किंग रूल करते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि वहाँ के सिटीजन्स ने उन्हें वोट देकर बनाया हो, कि होता ये है कि वो इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में ही जन्मे हैं, यानी कि उनकी जो बर्थ है वो रॉयल फैमिली में ही हुई है। क्या ये मोनार्की सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने रूलर्स को चुन सके। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को चुन सके उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को खुद ना चूज कर सकें। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास कोई राइट नहीं होता है अपने रूलर्स को चुनने का। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हमें बहुत ही केयरफुली ये देखना होता है कि वहाँ की कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो दोस्तों इसी चीज को जानने के लिए हमें जानने होंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को जानने के लिए हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। दोस्तों बात है अक्टूबर 1999 की। अब हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वो खुद अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ी हो गई। नवाब शरीफ जो थे वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, को पाकिस्तान की मिलिट्री ने फोर्सफुली वहां से हटा दिया और जो वहाँ की मिलिट्री थी वो खुद वहाँ पे रूल करने लगी। और वहाँ की मिलिट्री को लीड कर रहे थे परवेज मुशर्रफ। उन्होंने वहाँ पे अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया और बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों अब होता ये है कि वहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंडम जारी कर दिया। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम होता यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स इसे जारी करके जनता की राय जानना चाहते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और जनता का जो भी आंसर होता है उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो दोस्तों 2002 के रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए और गवर्नमेंट में बनाना चाहिए या नहीं, कि परवेज मुशर्रफ को और 5 साल के लिए बनाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया था वो आया था हाँ, यानी कि 97% लोगों ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को ही यहाँ का फिर से प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अब हुआ दोस्तों ऐसा कि कुछ लोगों को, जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट,
डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को ये लगने लगा कि ये रेफरेंडम पूरी लीगल तरह से नहीं हुआ है, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर की गई है। तो दोस्तों जब मुशर्रफ को इस बात का पता लगा तो वो लीगल फ्रेम इशू कर दिया, इससे उन्होंने पाकिस्तान के लॉ को ही चेंज कर दिया, यानी कि एक अमेंडमेंट कर दिया। तो दोस्तों इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली डिसमिस कर सकता है। तो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली दोनों को ही कंट्रोल करती थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC। अब दोस्तों पाकिस्तान में चल क्या रहा था कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली दोनों में वोट तो करते थे, पर जो जीतता था वो किसके कंट्रोल में आता था? वो कंट्रोल में आता था मिलिट्री के। और अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री किसके कंट्रोल में थी। पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में थी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के हाथ में बिल्कुल भी पावर्स नहीं थे, बट रियल में अगर देखा जाए तो वो पावर्स मिलिट्री के पास ही थी, यानी कि परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में ही थी। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर हमसे ये कहता है कि डेमोक्रेसी की असली पावर्स उनके पास होनी चाहिए जिसे जनता द्वारा चुना गया है। पर यहाँ क्या हो रहा, लोग वोट तो कर रहे हैं पर असली पावर मिलिट्री के पास थी, यानी कि परवेज मुशर्रफ के पास थी। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज in the democracy, the final decision making power must be with these elected powers। दोस्तों बात करते हैं चाइना की। चाइना में दोस्तों हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और उनकी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? उनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस। दोस्तों खास बात ये थी कि चाइना का जो प्रेसिडेंट बनता था दोस्तों उसको पार्लियामेंट के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था कि लोगों के द्वारा वोट डाले जाते थे, अराउंड 3000 मेंबर्स में से किसी एक को वहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता था। बट दोस्तों मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर एक ही पार्टी थी जिसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों और भी पार्टीज थी पर वो छोटी छोटी ही पार्टी थी। और दोस्तों जिस किसी को भी इलेक्शन में पार्ट लेना होता था उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी होती थी। तो दोस्तों खास बात यह है कि जो भी सरकार बनती थी वो एक ही पार्टी की बनती थी जिसका नाम था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर एक ही पार्टी की सरकार बार बार बने तो फिर क्या होगा। छोटी और न्यू पार्टीज को चांस नहीं मिलेगा और ना ही कोई कैंडिडेट के पास चॉइस होगी और ना ही सिटीजन्स के पास। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं मैक्सिको की। दोस्तों मैक्सिको में भी हर 6 साल पे इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर ने रूल भी नहीं किया था। दोस्तों वहाँ पे इलेक्शंस होते थे और जो उस इलेक्शंस को जीतता था उसे वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। बट दोस्तों हैरानी की बात ये है जब से इलेक्शंस हुए हैं तब से एक ही पार्टी जीतती आ रही है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो दोस्तों अगर एक ही पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो कुछ पार्टीज तो इसके डर से इलेक्शन लड़ती भी नहीं थी, जो लड़ता था वो कभी जीत नहीं पाता था। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा था? अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जा रही थी, कई बार डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको अपनी मीटिंग में बुलाती थी और स्कूल्स की टीचर्स को भी ये फोर्सफुली बोला जाता था कि आप PRI को वोट करवाओ उनके माता पिता से कह के। यानी कि जो स्टूडेंट्स उस वक्त पढ़ते थे उनके पेरेंट्स से कहा जाता था टीचर्स के द्वारा कि PRI बहुत ही अच्छी पार्टी है और उनको वोट दीजिए। तो भाई देख रहे हो क्या हालत थी। अब आपने पहले एग्जाम्पल में देखा चाइना के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और यही एक पार्टी थी जो कैंडिडेट्स को अप्रूव करती थी इलेक्शन लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आपने देखा मैक्सिको का एग्जाम्पल, वहाँ पे पार्टी चॉइस तो थी, सिटीजन्स अपने पसंद को चूज नहीं कर पाते थे। अब आप ही बताओ क्या ये जो इलेक्शंस हुए क्या ये फेयर तरीके से हुए? नहीं ना। तो इन दोनों पार्टी के एग्जाम्पल से हमें डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर जो है वो मिलता है। अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेकंड फीचर हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कह सकते हैं जब वहाँ के जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर हो रहे हों। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इलेक्शंस फ्री होने चाहिए और ऑनेस्ट भी होने चाहिए, यानी कि जो जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी मिसलीड करके जीत रही हो और दूसरी पार्टी को मौका ही ना मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पहला और दूसरा फीचर डेमोक्रेसी का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे फीचर की तरफ।
दोस्तों इस फीचर को समझने के लिए कुछ कंट्रीज के नाम लेता हूँ, जैसे कि सऊदी अरेबिया। अब दोस्तों होता क्या है कि 2015 से पहले वहाँ पे औरतों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं होता था, यानी कि वहाँ की जो लेडीज थी, वहाँ की जो औरतें थी, वो वोट नहीं डाल सकती थी। अब दोस्तों एक और कंट्री की बात करते हैं जिसका नाम है एस्टोनिया। वहाँ पे रूल्स ऐसे बनाए हैं जिससे रशियन माइनॉरिटी जो है उसे डिफिकल्टी हो वोट डालने में। सही एक और कंट्री है जिसका नाम है फिजी। यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम है कि जो इंडिजीनियस फिजी है उनकी जो वोट वैल्यू होगी वो इंडियन फिजी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो दो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है रामू और दूसरे का नाम है शामू। अब मान लो कि रामू को मिले हैं 2000 वोट, दूसरी ओर शामू को मिले हैं 2001 वोट। अब आप बताइए जीतना किसको चाहिए? शामू को, पर जीतता है रामू, क्योंकि जो इंडिजीनियस फिजी के वोट मिले थे वो मिले थे रामू को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसको इंडिजीनियस फिजी के वोट मिलेंगे उसके कंपैरिजन में इंडियन फिजी के वोट कम होंगे, तो इंडिजीनियस फिजी के वोट रामू को ज्यादा मिले, तो इसके वजह से यहाँ पे रामू जीत गया। तो दोस्तों आप ही बताओ क्या ये गलत है कि नहीं? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ से हमें मिलती है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी कि अमीर हो या गरीब, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, सभी की वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, क्योंकि सारे सिटीजन्स को ये राइट होना चाहिए इक्वल वोट डालने का। अब बढ़ते हैं हम लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ, यानी कि फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे कंट्री के एक स्टोरी को समझना पड़ेगा, यानी कि सुननी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिम्बाब्वे कंट्री में। तो दोस्तों जिम्बाब्वे जो कंट्री था वो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी में आया करता था, और जो जिम्बाब्वे कंट्री के लोग थे उनके ऊपर वाइट कम्युनिटी रूल करती थी। मतलब कि जो ब्रिटेन के गोरे लोग थे वो जिम्बाब्वे कंट्री के लोगों के ऊपर रूल करते थे। 1980 एक ऐसी तारीख है जिसमें जिम्बाब्वे कंट्री को आज़ादी मिलती है, यानी कि जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ होता है। और दोस्तों जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे एक ही पार्टी ने रूल किया है जिसका नाम है ZANU-PF। दोस्तों इस पार्टी ने जिम्बाब्वे की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, यानी कि आज़ादी में पार्ट लिया है, और तब से यही पार्टी रूल करते हुए आ रही है। और इस पार्टी के लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। बट ये इलेक्शंस फेयर तरीके से नहीं लड़ता था, बट काफ़ी ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता था अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। जैसे उसने कई बार इलेक्शंस में चेंज लाए, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हों। दोस्तों जो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स थे उन्हें हैरेस भी किया जाता था और उनकी मीटिंग्स को भी डिस्टर्ब किया जाता था। दोस्तों अगर सिटीजन्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे तो उनको भी इलीगल माना जाता था। और यहाँ पे साथ ही साथ मीडिया और न्यूज़ चैनल्स दोनों को ही कंट्रोल किया जाता था। तो न्यूज़ दिखाई जाती थी वो गवर्नमेंट के फेवर में होती थी तभी दिखाई जाती थी, और गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होती थी तो वो न्यूज़ भी नहीं दिखाई जाती थी। कोर्ट भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जजमेंट देता था तो ये गवर्नमेंट उसको भी इग्नोर करती थी। साथ ही साथ यहाँ पे जजेस के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता था। बट दोस्तों ऐसा कब तक चलता? 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को भी यहाँ से रिजाइन दिलवा दिया गया। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी लीडर का पॉपुलर होना डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इलेक्शंस के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा इलेक्शंस से पहले और इलेक्शंस के बाद क्या हो रहा है। दोस्तों इलेक्शन से पहले ये जरूरी है कि नॉर्मल इलेक्टोरल एक्टिविटी हो रही हो और अपोजिशन पार्टी को भी बोलने का राइट हो, और इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्रोटेस्ट करने का राइट, ओपिनियन रखने का राइट, एसोसिएशन बनाने का राइट। लॉ के आगे सब इक्वल होना चाहिए, और कानून का पालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं की भी जिम्मेदारी होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जुडिशरी जिसकी बात सबको माननी चाहिए। सिमिलरली इलेक्शंस के लिए भी जरूरी है कि भले इलेक्शंस किसी पार्टी ने जीत लिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी अपनी मर्जी की करेगी, बल्कि कुछ बेसिक चीजें हैं के बारे में उनको सोचना होगा, जैसे कि माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए, और कोई भी लीडर खुद से डिसीजन ना ले बल्कि अदर मेंबर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाए। मतलब डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करना ज़रूरी है, कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाए। दोस्तों इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है,
जो कि है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन अ लिमिट सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। यानी कि गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज होते हैं और जो सिस्टम के राइट्स होते हैं इनको ध्यान में रख के ही डिसीजंस लेने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है और साथ में डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स को भी हमने देखा। तो दोस्तों इन सब को देखने के बाद आपको भी ये लगने लगा होगा कि डेमोक्रेसी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब कि सबको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनानी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर हर एक अच्छी चीज पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती है, कुछ न कुछ कमियां तो जरूर होती हैं। ठीक उसी प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ कमियां हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो दोस्तों पहला डीमेरिट तो यही है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हर समय बदलते रहते हैं। अब दोस्तों बदलने से क्या लॉस होता है कि जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होती है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और साथ ही साथ अनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। और अनस्टेबिलिटी के कारण जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उन्हें लेने में गवर्नमेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं, यानी कि गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों दूसरा डीमेरिट्स ये है कि आप तो जानते हैं कि डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टीज होती है और इलेक्शन को जीतने के लिए पार्टीज के बीच में कंपटीशन प्ले होता रहता है, जिससे आम सिटीजन्स को काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। दोस्तों थर्ड डिमेरिट ये है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, उसकी वजह से कोई भी काम को करने में काफी ज्यादा डिले होता है। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज की। तो जो भी लीडर्स इलेक्ट होकर आए होते हैं तो उन्हें आपके बारे में और आपके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत से गलत डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं, जो कि सिटीजन्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री में करप्शन तो होता ही है, लेकिन हम इसे कम तो नहीं कर सकते बल्कि कम तो जरूर कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फिफ्थ डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टीज के बीच में कंपटीशन ना रहता है, जिसके कारण कई सारे लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं और पार्टीज हैं जो जीतने के लिए कई तरीके के करप्शन का इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों जो लास्ट डिसएडवांटेज बचता है वो है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती डेमोक्रेसी की। उन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा होगा और कौन सा लीडर हमारे लिए बुरा होगा। इसी चक्कर में कुछ लोग गलत लीडर्स को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से डेमोक्रेसी में बाकी सिटीजन्स को भी लॉस हो जाता है। दोस्तों कई साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो सिर्फ पढ़े लिखे होते थे और उनके अंदर ये समझ होती थी कि कौन सा लीडर्स हमारे लिए सही है। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारी डेमोक्रेसी राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वोट डालने का जो अधिकार है वो सभी को मिलना चाहिए। फिर भी हमारे लिए ये एक डिसएडवांटेज तो है ही। आई होप दोस्तों कि आपको डेमोक्रेसी के 6 डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। पर दोस्तों ऐसा तो होता नहीं होगा कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ डीमेरिट्स ही हैं, बल्कि ऐसा भी है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी मेरिट्स भी हैं। चलिए उन मेरिट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बार हुआ क्या कि चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्तों चाइना के करीब 3 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए और दूसरी ओर इंडिया की भी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो भी इस अकाल का सामना कर पाए। लेकिन दोस्तों इंडिया में इस तरीके की फेमाइन देखने को नहीं मिली। दोस्तों इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर इस तरीके की फेमाइन की दिक्कतें, इस तरीके की अकाल की दिक्कतें अगर किसी भी कंट्रीज में आती है तो इसकी साफ साफ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। तो आप खुद ही देखो कि इंडिया में ऐसी कंडीशन देखने को क्यों नहीं मिली। इस वजह से नहीं देखने को मिली क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी। और दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है अपोजिशन ग्रुप्स का और न्यूज चैनल्स का, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को टाइम पे रिस्पॉन्ड किया, जिसकी वजह से इंडिया को इस टाइप की सिचुएशन देखने को नहीं मिली दोस्तों। और दोस्तों दूसरी तरफ क्या हुआ कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम था। अगर वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता जैसे कि इंडिया में, तो शायद वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती दोस्तों। अगर वहाँ पे भी दोस्तों ऐसा हुआ होता कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो वहाँ की अपोजिशन ग्रुप और मीडिया काफी ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाती और उसी प्रेशर के कारण शायद चाइनीज गवर्नमेंट भी फूड सिक्योरिटी को टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाती, जिससे चाइना में करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो दोस्तों एक पॉजिटिव एडवांटेज है डेमोक्रेटिक कंट्री का। सो वी कैन से अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों एक और अच्छी बात है डेमोक्रेसी की, भले ही डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता हो,
इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है और एक बड़ा डिस्कशन होता है जिससे एक अच्छा और बड़ा डिसीजन लिया जा सके एक कंट्री के लिए, खास करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। Which means the democracy improves the quality of decision making। और इसी के साथ हमें डेमोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज भी मिलता है कि है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील्स विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दोस्तों यही से ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में, डेमोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस और अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें।